हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेसेस। इससे पहले हमारा जो टॉपिक था जो प्रीवियस वो था मेसेल्सन एंड स्टाहेल एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसमें स्पेशली देखा था कि कौन सा मॉडल ठीक है डीएनए के लिए। तो एक मॉडल जो था वो कंफर्म हो गया था जिसका नेम था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो उसकी बेस पे हम जो है नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूं। तमाम बच्चे वाइट बोर्ड पे देखें, मेरी एक एक चीज़ को आप सब बच्चों ने ज़रा गौर से सुनना है। तो जब भी आप रेप्लिकेशन एक वर्ड से रिलेट की जाती है जिसका मतलब है रेप्लिका, और रेप्लिका का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। किसी भी चीज़ की जो एग्जैक्ट कॉपी होती है उसको हम बेसिकली कहते हैं रेप्लिका। यहां पे डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बन रही है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं तमाम को कि ये जो आपके साइलेबस में जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है ना, ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया गया है। यूकैरियोटिक सेल्स में थोड़ा सा जो है वो हिंट तो दिया हुआ है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स की है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 में पढ़ा था कि ऐसे सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज वगैरह और न्यूक्लियस ना हो उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली जो है ये बैक्टीरिया जितने भी हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो अगर आप इस पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेसेस है, डायग्राम जो आपके पैराग्राफ में आ रही है उस डायग्राम के नीचे वाली साइड पे एक वर्ड लिखा होगा इकोलाई, एस्क्रिचिया कोलाई। तो ये जो एस्क्रिचिया कोलाई है ये बेसिकली बैक्टीरिया है। इसको एस्क्रिचिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था, और कोलाई जो इसकी स्पीशीज है ये बेसिकली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें आप तमाम बच्चों को पता है 3 पार्ट है, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। तो ये कॉलन के अंदर डिस्कवर्ड हुआ तो इसलिए इसको बोलते हैं एस्क्रिचिया कोलाई। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास इंट्रोडक्शन किसका, डीएनए रेप्लिकेशन का। अब हम स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि मेरे पास ना ये है जी एक सेल। ज़रा इधर तमाम बच्चे गौर से देखें, मेरे पास ये एक सेल है। इस सेल के अंदर यहाँ पे इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है तो जाहिर बात है कि इसके अंदर न्यूक्लियस तो मौजूद नहीं होगा। जब इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, हमने इसकी रेप्लिकेशन देखनी है, तो यहाँ से हम डीएनए को आगे बाहर देख रहे हैं। यहाँ पे ये जो डीएनए है ये बेसिकली साइटोप्लाज्म से निकाल के मैं आगे इसको ड्रा किया है। तो एक चीज स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखना है कि डीएनए की रेप्लिकेशन कब होगी। मेरे पास एक सेल है, वो सेल ने जब डिवाइड करना है 2 सेल्स में तो उससे पहले उसका डीएनए डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद एक कॉपी एक सेल में जाएगी, दूसरी कॉपी दूसरे सेल में जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके जहन में ये आया होगा कि वो डीएनए को कौन स्टिमुलेट करेगा कि डिवाइड होना है। तो इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये कहा जाता है कि डीएनए के अंदर ही जीन मौजूद हैं जो उसको स्टिमुलेट करते हैं कि डीएनए की रेप्लिकेशन हो। दूसरा ये है कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जिसको साइटोप्लाज्मिक फैक्टर कहते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं कि आगे उसकी कॉपीज बने। तीसरा ये है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि जैसे जिस तरह देखें, मेरी बात सुने, फॉर एग्जांपल एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो इतना सा है जितने आप हैं, ठीक है। जब वो बच्चा पैदा होता है अगर आप उसको फीडिंग ज़्यादा करेंगे तो उसका साइज जल्दी बढ़ेगा। जब साइज जल्दी बढ़ेगा तो उसके सेल्स में ग्रोथ होगी। जब सेल्स में ग्रोथ होगी तो उसका डीएनए भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे ये जो फीडिंग है, ये जो फूड है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ये बाहर से आप दे रहे हैं। अगर आप बाहर से ये खुराक ना दे तो उसमें सेल की डिवीजन नहीं होगी। समझ आ गई है? तो इसलिए इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। मीन के जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स भी हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जिसमें ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं। देखें जी, ये डीएनए है, ये डीएनए है इसके अंदर साइटोप्लाज्म में।
इसने भाई अब डिवाइड करना है, तो जब ये डिवाइड करेगा ना, इसके ऊपर एक एंजाइम जाकर अटैक करता है जिसको हम बोलते हैं हेलिकेज। ये मैंने पहले नंबर पे लिखा हुआ है, यहां पे हेलिकेज ने अटैक किया, यहां पे किया, यहां पे किया। इसका मतलब ये हो गया कि हेलिकेज एंजाइम जब डीएनए पे अटैक करता है तो वो एक स्पेसिफिक साइट पे या वो सिर्फ एक ही जगह पे अटैक नहीं करता, वो डिफरेंट साइट पे अटैक करता है, और वो डिफरेंट साइट स्पेसिफिक होती हैं, क्योंकि उन साइट के अलावा ये किसी और जगह पे अटैक नहीं करता, क्योंकि उन स्पेशल साइट पे ये अटैक करेगा। जो ही ये हेलिकेज एंजाइम डीएनए पे अटैक करेगा तो डीएनए डबल स्ट्रैंड है, ठीक है। जो ही ये डीएनए डबल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड होने के बाद मैंने आपको मेसेल्सन एंड स्टाहेल एक्सपेरिमेंट में बताया था कि ये मेरे पास दो डीएनए स्ट्रैंड है, ये आपस में जुड़े हैं, ये जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अगर सेंटर में यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम अटैच हो तो ये डीएनए का दोनों स्ट्रैंड टूटने शुरू होंगे और दरमियान से ऐसे ओपन अप हो जाएगा, और जब ये ओपन होगा सेंटर से तो यहाँ पे बबल बनेगा। इस बबल को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया जी, रेप्लिकेशन बबल। अब 3 हेलिकेज एंजाइम बने हैं तो 3 रेप्लिकेशन बबल बने हैं। इसका मतलब है जो आगे मैकेनिज्म इसमें होना है, खैर वही इसी में भी होगा, वही इसी में होगा, तो इसलिए हम तीनों में से जस्ट एक को ले लेते हैं, ठीक है जी। ये है जी मेरे पास रेप्लिकेशन बबल। अब ये जो रेप्लिकेशन बबल है ना, इसके मैं करता हूं 2 पीस। ये एक मेरे पास ये पीस है और एक ये मेरे पास पीस है, मीन के एक राइट साइड वाला पीस है और दूसरा लेफ्ट साइड वाला है। तो मुझे यह बताएं कि जो आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम है वो रेप्लिकेशन बबल की राइट साइड वाली है या लेफ्ट वाली? एमसीक्यूज आपका राइट साइड वाली। एमसीक्यू नंबर 1 क्लियर होना चाहिए आप सबका कि आपके सिलेबस में जो डायग्राम बनी हुई है वो रेप्लिकेशन बबल में राइट साइड वाली है या लेफ्ट वाली। तो वो क्योंकि ये वाली है तो ये राइट साइड वाली डायग्राम है ये जी। अब हम इन दोनों में से एक को आगे ले लिया और उसका नेम है रेप्लिकेशन साइट, राइट साइड। स्टूडेंट इस टॉपिक में से 1-2 एमसीक्यूज जो बार बार रिपीट होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, तो उसको भी आपने सुनना है जरूर। अब जब मैं रेप्लिकेशन बबल को देखूं, रेप्लिकेशन बबल से मैंने आगे ले ली एक ये स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक। रेप्लिकेशन फोक, फोक बेसिकली कांटा आपने ट्यूनिंग फोक पढ़ा होगा फिजिक्स में, वो जो फिजिक्स में आपने ट्यूनिंग फोक पढ़ा होगा उसकी कुछ स्ट्रक्चर जो है वो यूं होती है, यूं ऐसे, ठीक है। आपको पता है कि जब आप उसको ऐसे किसी पैड के ऊपर ऐसे मारते हैं, मैट्रिक में अगर आपने ट्यूनिंग फोक का एक्सपेरिमेंट किया हो, मुझे आज भी याद है कि हमने जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो क्या किया कि एक बीकर के अंदर वाटर लिया, बीकर में वाटर फिल करने के बाद ना ट्यूनिंग फोक को लेके ऐसे उसको पैड पे मारने के बाद ना वाटर के पास लेके गए। जब वाटर के पास लेके गए तो वो ट्यूनिंग फोक ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, उससे वाटर के ऊपर ऐसे लहरें पैदा हुई वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। तो उससे आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये मेरे पास एक फोक बन चुका है जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक, और इस रेप्लिकेशन फोक से हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहली बात कि इसके ऊपर वो कौन सा एंजाइम है जो इसको अनजिप कर रहा है, ओपन अप कर रहा है, उसको हम बोलते हैं हेलिकेज एंजाइम। ये मैंने ग्रीन से बनाया है और मैं यहाँ पे इसको लेबल भी कर रहा हूँ, हेलिकेज एंजाइम। अब तमाम स्टूडेंट को ये समझ आ जाए कि जो हेलिकेज इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि डीएनए हेलिक्स है, कॉइल की तरह का है, और जो कॉइल है उसको ओपन करना, हेलिक्स को ओपन करना, उसी नेम से इसको हम कहते हैं हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम जूं जूं आगे को मूव करता जाएगा तो ये पीछे से ऐसे खुलता जाएगा, जिस तरह हमारे पास जिप होती है। अगर आप किसी जैकेट की जिप देखें
या किसी शर्ट की, आप वो जो जिप है आप उसको आगे को मूव करते जाएंगे तो वो पीछे से ओपन होती जाएगी। और सेम हेलिकेज का वही काम है जिसको हम जंजीरी कहते हैं, जो जंजीरी करती है, ठीक है, वो उसको ओपन अप करती जाती है। जी स्टूडेंट्स, एक चीज और है, जब ये दोनों स्ट्रैंड ओपन होंगे ना, हेलिकेज आगे को मूव करता जाएगा, ये स्ट्रैंड दोबारा पास आके इनमें दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, ये दोबारा रीवाइंड ना हो जाए, इससे बचाने के लिए इसके ऊपर रेड कलर की प्रोटीन अटैच हो जाती हैं जिसको हम बोलते हैं SSB प्रोटीन, सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो डीएनए के दोनों टुकड़ों को, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करके रखे, उसको हम बोलते हैं SSB प्रोटीन। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ये आपके पॉइंट क्लियर होते जाएं। SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। जी, इसका मतलब है हेलिकेज ने ओपन भी कर दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन भी अटैच हो गई। अब इसके ऊपर ना बनना है दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है जी। एस्क्रिशिया कोलाई मैंने आपको बता दिया, डीएनए रेप्लिकेशन बता दिया, हेलिकेज एंजाइम बता दिया, एसएसबी प्रोटीन बता दी। स्टूडेंट अभी एक चीज मैं आपको बताने लगा हूं, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए का तो आपको समझ आ रही है, पॉली मीन मैनी, मर मीन यूनिट। ऐसा एंजाइम जो डीएनए के अंदर यूनिट ऐड करता जाए उसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि आपको पता है कि डीएनए की यूनिट्स क्या है, बहुत डिटेल में आपने केमिकल नेचर ऑफ डीएनए के अंदर पढ़ा है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड बेसिकली ऐड कौन करता है, वो डीएनए पॉलीमरेज करता है, ठीक है जी। अब जब आप डीएनए पॉलीमरेज को देखें तो इसके 3 टाइप हैं, पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। तीनों के फंक्शन हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन एमसीक्यूज नंबर 2 जो है, एक मैं पहले बता चुका हूं, एक आगे, कि जो इसमें सबसे मेन फंक्शन है रेप्लिकेशन में वो है जी डीएनए पॉलीमरेज 3 का। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो मेन डीएनए रेप्लिकेशन में रोल प्ले करता है। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज 1 का भी मैं फंक्शन बताऊंगा और 2 का भी बताऊंगा। और एक चीज आपको और बता दूं, 1 और 2 का आपकी बुक में फंक्शन है, सॉरी 1 और 3 का आपकी बुक में फंक्शन है लेकिन 2 का नहीं है। अक्सर एमडी कार्ट में कुछ पेपर्स में मैंने देखा कि 2 का फंक्शन पूछा हुआ है, तो यहां पे मैं वो बताता हूं कि वो ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो आपकी बुक में नहीं है, तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखें जी डीएनए पॉलीमरेज आएगा स्टूडेंट, इसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड ऐड करनी है, लेकिन उसको कोई जगह मिलनी चाहिए, पीछे बेस मिलनी चाहिए। उसको पीछे बेस मिलेगी तो वो आगे न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। मैं सिंपल आपको समझाने के लिए कि अगर मैं आपको कहूं कि भाई आपने एंटी टेस्ट एमडी कैट या नीट का टेस्ट देना है, तो इसके लिए आपकी 12 ईयर एजुकेशन पहले कंप्लीट होनी चाहिए, फिर आगे आप चल सकते हैं। समझ आ रही है? तो न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा, ऐसे डायरेक्ट इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं करेगा। एक और एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम जो है इसको हम रिलेट करते हैं प्राइमरी से, और प्राइमरी का आपको मतलब पता है कि बेसिक, इनिशियल। ये जो प्राइमेज एंजाइम है ना, ये इतना सा आरएनए का टुकड़ा बनाएगा। क्या बोला है? आरएनए का टुकड़ा बनाएगा, और वो जो आरएनए का टुकड़ा है उसको हम कहते हैं प्राइमर। तो प्राइमर के अंदर 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड होती हैं। ले जी, ये आ गया प्राइमर। क्या आ गया है? प्राइमर। किसने बनाया? प्राइमेज ने। किसका बना हुआ है? आरएनए का। साथ में लिख दूं, एमसीक्यू ज़हन में रखना है कि जो प्राइमर है ये बेसिकली आरएनए का बना होता है। जी प्राइमर ऐड हो गया है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये 3 है तो 3 के सामने कौन सा एंड आता है? 5, और 5 के इस साइड पे क्या है? 3। जिन्होंने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है उनको ये कंफ्यूजन हो गया, ये 5 और 3 क्या है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब भी आप डीएनए का स्ट्रैंड देखें, एक साइड पे 3 कार्बन आ रहा होता है और एक साइड पे 5 कार्बन। जिस साइड पे 3 कार्बन आता है
उसमें कार्बन नंबर 3 पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। याद रखें क्या होता है, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखें जी, प्राइमर इधर भी अटैच हो गया और प्राइमर इधर भी अटैच हो गया। ये जो प्राइमर ऊपर अटैच हुआ है उसके एक साइड पे 5 प्राइम और दूसरे पे 3, इसके ऑपोजिट 3 प्राइम और इधर क्या है 5। ठीक है जी। लेकिन जी हेलिकेज एंजाइम का काम भी हो गया, प्राइमर का भी हो गया, अब डीएनए पॉलीमरेज 3 आ जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 की निस्बत 10 टाइम ग्रेटर है, और 10 टाइम ग्रेटर होने के साथ डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में यह कहा जाता है कि ये डाइमर शेप है। स्टूडेंट, डाइमर का मतलब पता क्या होता है? उर्दू में अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है दो तरकीब। ठीक है, दो तरकीब कैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, अगर 4 मेरी फिंगर इस साइड पे हूं तो 4 ही इस साइड पे हूं, मीन के बराबर स्ट्रक्चर्स हो, जितनी प्रोटीन्स यूनिट्स इस साइड पे हैं उतनी ही प्रोटीन यूनिट इस साइड पे हों, तो उसको हम कहते हैं डाइमर शेप। आपकी बुक में पहले पेज के लास्ट पे राइट साइड पे ये डायग्राम बनी होगी डीएनए पॉलीमरेज 3 की। उसमें देखें इधर भी अल्फा प्रोटीन है, इधर भी अल्फा, इधर भी बीटा, इधर भी बीटा, इधर भी गैमा, इधर भी गैमा, मीन के जितनी यूनिट्स इधर हैं उतनी ही यूनिट उधर हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम डाइमर शेप कहते हैं। तो स्टूडेंट, डाइमर शेप जो है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज आ गया यहां पे। ठीक हो गया जी। जब डीएनए पॉलीमरेज यहां पे आ गया, उसने इसके आगे न्यूक्लियोटाइड ऐड करना स्टार्ट कर दी, आगे को मूव करता जा रहा है और न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन नंबर 3 पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उधर से वाटर को निकालेगा न्यूक्लियोटाइड ऐड, फिर आगे 3 से वाटर को निकालेगा न्यूक्लियोटाइड ऐड, करते करते ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करते करते इस स्ट्रैंड को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पे एक चीज और, इसको हम रेप्लिकेशन ओरिजिन कहते हैं। ये जो पॉइंट है ओरिजिन, रेप्लिकेशन अच्छा जी, ये हमारे पास डबल स्ट्रैंड है, इसको हम रेप्लिकेशन ओरिजिन कहते हैं। ले जी यहां पे आके डीएनए पॉलीमरेज फॉर एग्जांपल रुक गया है, क्योंकि आगे हेलिकेज ने अभी ओपन करना है स्ट्रैंड को। आगे क्या होगा कि ये जो 3 है इधर 5 है, इधर अगर डीएनए पॉलीमरेज आकर अटैच होता है तो आपको पता है 5 के एंड पे, कार्बन नंबर 5 के एंड पे फास्फेट ग्रुप होता है, और आपने ये फास्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 पे एंड पे कहां पे पड़ा है? केमिकल नेचर ऑफ डीएनए के अंदर। इसका मतलब है 5 पे अगर है तो 5 के आगे न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हो सकती। समझ आ रही है? हमेशा न्यूक्लियोटाइड किस कार्बन पे ऐड होंगी? 3 पे, 5 पे न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हो सकती। तो एक चीज याद रखनी है, कभी आपने देखा होगा कोई भी चीज अपने टारगेट की तरफ मूव करती है, आगे चल रही होती है, तो हम उसको कहते हैं ये लीडर है, ये लीड कर रहा है। तो ये जो स्ट्रैंड आगे को मूव करता जा रहा है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। इसको क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड। तो ये तो हमारा फिर काम यहां पे रुक गया है। अब क्या होगा कि प्राइमर क्या करेगा, बजाय इसके कि इस साइड पे प्राइमर ऐड करने के, ये जो प्राइमेज है ये प्राइमर यहां पे ऐड करेगा। अब इसका ये वाला एंड 3 है और ये है 5। जो डीएनए पॉलीमरेज यहां पे अटैच होगा उसको 3 साइड फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा, वो यहां पे न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा। जब अगला प्राइमर आएगा तो अगले प्राइमर से पहले ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करना छोड़ देगा। अब देखें यहां से लेके यहां तक एक टुकड़ा बन गया है। इसी तरह ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है ना, अब क्या होगा? हेलिकेज एंजाइम आगे जिप होगा, ये तो स्ट्रैंड आगे मूव कर जाएगा कंप्लीट एंड तक, लेकिन इस स्ट्रैंड में 5 एंड पे न्यूक्लियोटाइड ऐड हो ही नहीं सकते। फिर प्राइमर इसी तरह आगे अटैच होगा और ऐसे रिवर्स जो है हमारे पास रेप्लिकेशन होगी। तो यहां पे एमसीक्यू याद रखना है कि जब भी आप रेप्लिकेशन 4 को देखें, जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें फॉरवर्ड रेप्लिकेशन हो रही होती है, और उसी के अपोजिट जो हमारे पास
इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, इसमें रिवर्स रेप्लिकेशन होती है। और लैगिंग का क्या मतलब होता है? लैगिंग का मतलब होता है स्लो। अगर आपने डीएनए वाला टॉपिक पढ़ा था तो पहला फेज था लैग, लॉग, स्टेशनरी, डेथ। तो लैग में आपने देखा था ग्रोथ नहीं होती, वो बड़ी स्लो होती है। तो हमारे पास ये लैगिंग स्ट्रैंड है, इसको भी मैं लेबल कर देता हूं। ये रहा हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड। तो लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर एक फ्रैगमेंट ये, एक ये, इसी तरह मतलब छोटे छोटे फ्रैगमेंट बनते जाएंगे। अब इन फ्रैगमेंट, मैं इधर ही ना जरा एक और फ्रैगमेंट बना देता हूं, ऐसे फ्रैगमेंट बन गए। अब ये जो फ्रैगमेंट है ना, ये फ्रैगमेंट एक साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए थे, उसका नेम था ओकाजाकी। उसी के नेम पे इन फ्रैगमेंट को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है जी, ये हो गया ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अब ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, इसकी लेंथ डिफरेंट होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हैं उसमें 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। एक सेकंड में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें इसकी लेंथ ये है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट हैं, जब यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो उसमें 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड जो है एक सेकंड में ऐड होते हैं या पर सेकंड। ठीक है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट की ये लेंथ है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, इसमें ऐड होते गए, ये आगे चलता गया, इसी तरह ये आगे को ओपन होता गया। ऊपर से ये लीडिंग स्ट्रैंड आ रहा है, नीचे से ये लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है। तो मुझे एक चीज बताएं, आपके पास दो स्ट्रैंड हैं, एक है लीडिंग स्ट्रैंड और एक है लैगिंग स्ट्रैंड। जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसके ऊपर ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनते हैं या लैगिंग के ऊपर? किस पे? लैगिंग पे। अब जो लीडिंग स्ट्रैंड है उस पे तो रेप्लिकेशन हुई है कंटिन्यूअस मैनर्स में। जो लीडिंग स्ट्रैंड है इसमें रेप्लिकेशन हुई है डिसकंटिन्यूअस फैशंस में, मीन के छोटे छोटे फ्रैगमेंट बन गए। अब इन फ्रैगमेंट को आपस में जोड़ना है, समझ आ रही है? इन फ्रैगमेंट को जोड़ना है तो वो काम करेगा डीएनए लाइगेज। एक एंजाइम है जिसका नेम है डीएनए लाइगेज, लिखा नहीं हुआ, आप बुक में वैसे पढ़ेंगे डीएनए लाइगेज का। तो डीएनए लाइगेज जो है वो इसको दोनों फ्रैगमेंट को आपस में जोड़ देगा। तो स्टूडेंट आप तमाम को ये पता है कि लाइगेज का मतलब वैसे भी होता है किसी चीज़ को अटैच करना, गम के ज़िमरे में हम इसको लेते हैं। क्या होगा कि ये जो दरमियान में, क्योंकि इधर आगे छोटा सा ये फ्रैगमेंट था, प्राइमर था, पीछे से लीडिंग हुई, पीछे से जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए, डीएनए पॉलीमरेज ने अगला प्राइमर आने से यहाँ पे छोड़ दिया अपना फ्रैगमेंट। अब डीएनए लाइगेज आएगा, ये आगे इसको कंप्लीट कर देगा। लें जी, जिस तरह हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड था ना, उसी तरह हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड था। समझ आ रही है? लेकिन एक चीज है, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि प्राइमर एक से ज्यादा लीडिंग स्ट्रैंड में यूज होते हैं या लैगिंग में? लैगिंग में, क्योंकि लीडिंग में तो जस्ट एक ही होता है, एक ही होगा और वो आगे मूव करवा के आगे निकल जाएगा। लैगिंग में जगह जगह पे होते हैं और रिवर्स जो है उसको करवाते जाते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा, एक हमारे पास जो रेप्लिकेशन फोक है उसमें कितने लीडिंग स्ट्रैंड है? एक। कितने लैगिंग है? एक। और एक जो रेप्लिकेशन बबल है, एमसीक्यू इंटरेस्ट में याद रखना है, एक रेप्लिकेशन बबल जो है इसमें कितने लीडिंग स्ट्रैंड है? दो। एक ये लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरा ये लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसके ऑपोजिट ये लीडिंग स्ट्रैंड नहीं होगा, ये लैगिंग स्ट्रैंड होगा। और इसी तरह ये लैगिंग है तो इसके सामने ये लीडिंग है। बहुत से स्टूडेंट को इस क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, लेकिन स्टूडेंट्स ये पूरा पढ़ने के बाद आपने इस पे गौर करनी है, और गौर करने के बाद अगर ना क्लियर हुआ तो फिर मुझसे आपने कांटेक्ट करके फर्दर समझना है कि हमारे पास एक रेप्लिकेशन फोक में दो स्ट्रैंड है, रेप्लिकेशन फोक में दो स्ट्रैंड है, लीडिंग एंड लैगिंग, और एक रेप्लिकेशन बबल में चार स्ट्रैंड है, दो लीडिंग दो लैगिंग। तो अगर ये लीडिंग है तो इसके एडजेसेंट ये लीडिंग नहीं होगा, ये लैगिंग होगा। क्यों भला?
क्योंकि यहां पे हमारे पास जब प्राइमर ऐड होगा तो इसका ये 5 एंड है तो ये 3 है, इधर तो न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, जब इधर प्राइमर ऐड होगा तो इसका ये 3 एंड है, ये 5 है, तो इधर न्यूक्लियोटाइड तो ऐड नहीं हो सकते, इसलिए फिर इधर बार बार जगह जगह प्राइमर अटैच होना पड़ेगा। तो ये हमारे पास था डीएनए लाइगेज का फंक्शन भी हो गया। डीएनए लाइगेज के बाद अगला फंक्शन जो है वो मैं आपको बताता हूं। डीएनए पॉलीमरेज 3 का फंक्शन क्लियर है, अब हम चलते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 की तरफ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो दोनों स्ट्रैंड हमने बनाने हैं ये प्योर डीएनए के बनाने हैं, लेकिन अभी इनमें जो प्राइमर हैं वो तो बेसिकली आरएनए के हैं। प्राइमर को हमने किस में कन्वर्ट करना है? डीएनए में, और ये काम किसके जिम्मे है? डीएनए पॉलीमरेज 1 के। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा? जस्ट प्राइमर में से यूरासिल निकालेगा, पूरे के पूरे प्राइमर को चेंज नहीं करता। ठीक है, अक्सर बहुत से लोग इसको एक्सप्लेन करते ये फरमाते हैं कि पूरा प्राइमर उठा दिया जाएगा, वहां पे नया प्राइमर। नो, प्राइमर वहां पे रहता है, जस्ट यूरासिल को निकालता है और एमसीक्यूज बताएं कि वहां पे क्या ऐड करता है? थायामीन। फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक डिफरेंट एंगल से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो किसकी जगह पे रिप्लेस करता है, नीचे 4 ऑप्शन हो तो आपने कहना है थायामीन विद यूरासिल। ठीक है, कि यूरासिल को रिमूव कर देगा, थायामीन को ऐड कर देगा। इस तरह नीचे से जितने भी यूरासिल थे निकाल दिए, थायामीन ऐड हो गई, ऊपर से जितने भी यूरासिल थे निकाल दिए, थायामीन ऐड हो गई, हमारे पास दोनों स्ट्रैंड प्योर बन गए। अब मैं आपसे पूछता हूं डीएनए पॉलीमरेज 3 का फंक्शन रेप्लिकेशन करवाना, डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाना। डीएनए पॉलीमरेज 1 का फंक्शन उसमें यूरासिल की जगह पे थायामीन को अटैच करवाना। फिर हमारे पास पीछे बचता है डीएनए पॉलीमरेज 2, उसका फंक्शन रहता है। तो एक और फंक्शन है वो है जी प्रूफ रीडिंग करना। तो प्रूफ रीडिंग, वैसे तो प्रूफ रीडिंग तीनों ही करते हैं, लेकिन जो मेन काम है प्रूफ रीडिंग का वो डीएनए पॉलीमरेज 2 के जिम्मे है। तो ये भी आपने एमसीक्यू याद रखना है। आपने ये जहन में नहीं रखना कि आपके सिलेबस में है ही नहीं है डीएनए पॉलीमरेज 2 का फंक्शन के वो प्रूफ रीडिंग, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पहले 2 फंक्शन तो उनके हैं, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो किसका है? डीएनए पॉलीमरेज 2 का। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या होगा कि ये आगे तक कंप्लीट जब ओपन हो जाएगा तो ऐसे यहां पे भी स्ट्रैंड बन जाएंगे और इस पे भी स्ट्रैंड बन जाएंगे। तो चलें जी, अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो डीएनए पॉलीमरेज 2 था, 1 था, उसका काम है कि यूरासिल को निकालना, थायामीन को लगाना। बताएं जी वो ज्यादा फंक्शन कौन से स्ट्रैंड पे करता है? लीडिंग पे या लैगिंग पे? लैगिंग पे, क्योंकि वहां पे ज्यादा यूरासिल हैं, थायामीन की तादाद कम है। लीडिंग पे जस्ट एक जगह पे उसने रिमूव करना है। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे पास सारे का सारा जो है आपको मैंने तकरीबन रेप्लिकेशन में सारा ही बता दिया। तो लास्ट पे मैं एक जस्ट डायग्राम ज़रा थोड़ी सी बना देता हूँ कि मेरे पास ना एक स्टूडेंट ये बन गया, एक ये बन गया। अब इसके ऊपर भी एक नया डॉटर स्ट्रैंड बन चुका है और इस पे भी न्यू डॉटर स्ट्रैंड बन चुका है। ठीक है जी, मेरे पास 2 डीएनए की कॉपीज बन गई है। अब एक कॉपी आगे पेरेंट्स में ट्रांसफर हो जाएगी, एक जो है वो उसी सेल के अंदर रहेगी। यहां पे एक चीज और याद रखनी है, ये जो मेरे पास जो मेन स्ट्रैंड था ना, इसको हम डिफरेंट नेम से कॉल करते हैं। इसको हम पेरेंटल स्ट्रैंड भी कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं, पेरेंटल भी कहते हैं, टेम्पलेट भी कहते हैं, इसको ओरिजिनल स्ट्रैंड भी कहते हैं। ओरिजिनल के साथ इसको जो है मोल्ड स्ट्रैंड भी कहते हैं। मोल्ड का मतलब होता है सांचा, क्योंकि ये जो स्ट्रैंड है ये सांचे के तौर पे काम कर रहा है और अपने ऊपर एक नया स्ट्रैंड बना रहा है। ये जो ऊपर नया स्ट्रैंड बन रहा है इसको हम डॉटर स्ट्रैंड कहते हैं, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड कहते हैं। तो अगर आपके पेपर में एमसीक्यूज आए कि जो रेप्लिकेशन है ऑलवेज प्रोसीड 5 to 3 डायरेक्शन ऑन डॉटर स्ट्रैंड, अगर आए ना कि रेप्लिकेशन ऑलवेज प्रोसीड 3 to 5 ऑन पेरेंटल स्ट्रैंड, देखें जी अगर ये 5 to 3 है तो ये डॉटर की लोकेशंस है। अगर इसके ऑपोजिट देखें तो ये 3 है और इधर 5 है। तो आपने कहना कि जो पेरेंट के ऊपर जो सीक्वेंस चल रहा है वो 3 to 5 चलता है, जो सिंथेसाइज्ड हो रही है, जो हमारे पास रेप्लिकेशन हो रही है डॉटर स्ट्रैंड पे, वो 5 to 3 होगी। तो ये जो है न्यूक्लियोटाइड की तादाद वगैरह पे डिपेंड करता है। और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है उसकी स्पीड
डिपेंड करती है। कहा यह जाता है कि 1 सेकंड में वो 1000 न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। फॉर एग्जांपल ये 1 सेकंड हुआ 1000 न्यूक्लियोटाइड ऐड, 1 सेकंड हुआ 1000 न्यूक्लियोटाइड ऐड, तो इस तरह एट द लास्ट हमारे पास ये 2 जो है वो बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया या नहीं बताया, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी जगह से प्रॉब्लम हो तो वो मेरे साथ डिस्कस करना है। अब यहाँ पे ना एक स्टूडेंट का अक्सर प्रॉब्लम जो है वो ये है कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर कि हमने चैनल को सब्सक्राइब ही किया हुआ है लेकिन हमें नहीं पता चलता कि वीडियो जो है वो आई है या नहीं, या अपलोड हुई है। तो सब्सक्रिप्शन के साथ ना एक बेल आइकन है, आपने उसको प्रेस करना है ताकि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूं साथ ही आपको नोटिफिकेशन चला जाए कि वीडियो अपलोड हो गया, आप उसी वक्त उसको देखें, उसमें से जो भी प्रॉब्लम हो वो मेरे साथ शेयर करें। तो जो टॉपिक पीछे मैं साथ साथ बना रहा हूं अगर कोई रह जाता है तो उसको मैं साथ साथ अपलोड कर दूंगा, क्योंकि कुछ तरतीब आगे पीछे हो जाती है, कुछ सुबह किया, कुछ दोपहर को रिकॉर्डिंग की। जो बड़ी वीडियोस होती हैं उनको टाइम लगता है ज़रा उनकी सेटिंग करने में उसमें सारा। तो फिर आज के लिए जो है थैंक यू, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।